देखिए, जो सबसे पहले पढ़ी जानी चाहिए वह है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। हम लोग जो ये कक्षा की शुरुआत है इसको किसके साथ करने जा रहे हैं? पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के साथ। सबसे पहले जानते हैं इसका क्या अर्थ है। देखिए, यहाँ पर आपको जो शब्द मिल रहा है इस शब्द पर विचार कीजिए। भू, गर्भ और संरचना, 3 शब्द है और एक शब्द है पृथ्वी। देखिए, पहला शब्द है आपके पास पृथ्वी, दूसरा शब्द है भू, तीसरा है गर्भ और चौथा है आपके पास संरचना। यही 4 शब्द है आपके पास यहाँ। अब जरा विचार कीजिए, पृथ्वी और भूगर्भ दोनों हमेशा एक ही शब्द होता है, एक है। पर्यायवाची सुने होंगे, जैसे सूर्य को क्या बोलते हैं? प्रभा बोलते हैं, प्राची बोलते हैं, रात को निशा बोलते हैं। इस तरीके से पर्यायवाची शब्द हिंदी वाले सर आपको विशेष तौर पर बताएंगे। तो यहाँ पृथ्वी को ही भू बोला जाता है, यानी यह दोनों एक शब्द है। एक शब्द किसी को भी आप हटा दीजिए। गर्भ, गर्भ के बारे में जरा पता कीजिए। गर्भ मीन्स होता है अंदर। हम सभी की उत्पत्ति कैसे हुई है? माता के गर्भ से हुई है, माता के पेट से हुई है। गर्भ मीन्स अंदर, या पेट बोल सकते हैं, या उसके अंदर। और संरचना जानते ही हैं, स्ट्रक्चर, बनावट कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है पृथ्वी के जब अंदर जाते हो तो पृथ्वी के अंदर क्या मिलता है उसी को बोलते हैं भूगर्भिक संरचना। क्वेश्चन पुट अप इससे हो सकते हैं, आइए इसे और जानते हैं। अब मेरा सिंपल सा बात है, जब मैं आपको पूछ रहा हूँ एक चीज़ है, ध्यान दीजिए एक चीज़, जो हमारी क्लासेज होगी उस क्लासेज में आपको कुछ इमेजिन करना होता है। इमेजिन मीन्स कल्पना करना होता है। मैं जब आपको बताऊं यहाँ कल्पना कीजिए तो आप अपने दिमाग में तार्किक रूप से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का कोशिश करेंगे। यह आपकी उत्सुकताओं को बढ़ाएगा, यह आपको चीज़ों को याद रखने में मदद करेगा। अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हम लोग इस पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं? मेरा सिंपल जवाब क्वेश्चन है, प्रश्न है, हम लोग इस पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें, आपको बता दें, एक ऑप्शन हो सकता है, तो सपोज कीजिए ये पृथ्वी की आकृति बस की तरह है। तो एक तो है बस की सीट और एक है बस पर चिपकना, चुंबक की तरह। जानते हैं बस से हम सभी लोग चिपकना, ध्यान दीजिए, बस से सभी लोग ट्रैवल किए हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिए, बस में आप ट्रैवल करने के लिए उसके अंदर घुसकर सीट पर बैठते हो। और सपोज करो दूसरा बात हो सकता है चुंबक की तरह जाओ और चिपक जाओ। रोबोट मूवी आप लोग देखे होंगे, जिसमें चिट्टी जो है उसमें चिपकता है, उसी तरीके से जाके चिपक जाओ उससे। पृथ्वी अगर आपका ये बस है तो इसमें या तो अंदर घुस के बैठो या इसकी जो कोर है बाहर वाले इस पे जाके चिपक जाओ। जरा विचार कीजिए, हम लोग इस पे चिपके हुए हैं या उसके अंदर घुस के बैठे हुए हैं। अब आपको इस बात को जानना चाहिए, हम लोग इस पर चिपके हुए हैं ना कि इस सीट पर जाकर बैठे हुए हैं। देखिए, जब मैं अपनी बात करूं, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में आया था मुझे नहीं पता था हम लोग चिपके हुए हैं या यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो सोचता था इसके अंदर घुस के बैठे रहते हैं। क्यों पूछेंगे, ऐसा क्यों सर आपने सोच लिया? मैं तो जान रहा हूँ चिपके हुए हैं। मैं सोच रहा था जो आखिर अगर बाहर रहता तो फिर गिर नहीं जाता आसमान में। सिंपल प्रश्न उठ रहा है, जो अगर चिपके हुए हो तो गिर क्यों नहीं जाते? देखिए सिंपल, सब एक किसी से जुड़ा हुआ है, गिर क्यों नहीं जाते? तब इसमें आपको कोई बताएगा जो जी नामक एक फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण नामक एक बल होता है जो चिपकाए रहता है, गिरने नहीं देता है। तो अब जी आया कहाँ से? यही ना है। अब जो आर्ट्स पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे वो कहेंगे अरे नहीं पता रहता तो मैं साइंस से नहीं पढ़ लेता। मैं आपको बताऊं बच्चा, यह चीज़ें आर्ट्स साइंस बिल्कुल मायने नहीं रखती है, यह कंसेप्ट मायने रखती है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, चीज़ें पता है, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से रहे आपकी ये चीज़ें एकदम सॉल्व होती है। और अगर आप सोचते हैं आपको वनडे एग्जाम देना है, दरोगा बनना है, यूपी टेट बनना है या कोई भी चीज़ें करनी है, इसमें ना जानते हुए भी आप कर लेंगे तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये कंपटीशन का गेम है और कंपटीशन के गेम में अगर आपका बेसिक क्लियर होता है तो चीज़ें याद रहती है और जो चीज़ें आपके मन में बैठ चुकी है वो तुरंत बाहर आता है। क्यों? क्योंकि दिमाग की रफ्तार क्या होती है? अगर देखा जाए तो इस संसार में सबसे ज़्यादा तेज गति किसकी होती है? तो मन की होती है। क्यों? दुनिया का कोई भी आप वाहन सोच लो, कोई भी साधन सोच लो, यहाँ से आपको समझ लीजिए हिमालय पे जाना हो, कैसे जाओगे? कोई भी ट्रैवल करोगे वो कितनी भी तेज़ चलेगी तो अपने चाल से ही चलेगी ना।
लेकिन मन को देखिए, मन जैसे ही सोचते हैं आप तुरंत हिमालय चले जाते हैं। तो इसमें तेज गति किसकी है? मन से। तो अगर कोई बात आपके दिमाग में बेसिक क्लियर हो चुकी है तो वह चीज़ें एग्जाम में जो रट्टा मारा है उससे पहले याद आएगी। और कंपटीशन का गेम हमेशा जल्दी का होता है, तो अगर आपके कंपटीशन में जल्दी आपके पास आ रही है तो आपके ज़्यादा सफल होने के चांसेस है या दूसरों के? बिल्कुल आपके हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैं वाकई यह ईजी चीज़ है, आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो हम लोग फिर आते हैं क्लास पे। हम क्या कर रहे थे? जो बस पर चिपके हुए हैं यानी पृथ्वी के बाहर चिपके हुए हैं, गिर क्यों नहीं जाते? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो गिरने नहीं देता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आता है, इसके बारे में जानने के लिए हमें भूगर्भिक संरचना के बारे में जानना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आइए भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, हम लोग यह बता चुके हैं, हम लोग यह जान चुके हैं जो इसमें पृथ्वी के हम लोग कहाँ रहते हैं? बाहर हुए रहते हैं। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कुछ रोचक फैक्ट, हो सकता है आपको आश्चर्य हो। पृथ्वी के जो बीचों बीच है यानी केंद्र है, सेंटर तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 6000 दूरी तय करनी पड़ती है। 6000 किलोमीटर तय करनी होती है। देखिए, चूँकि पहली क्लास है तो एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस बात को ध्यान दीजिए। पहली क्लास है, हर शिक्षक के पढ़ाने का तरीका कुछ अलग अलग हो सकता है। इसमें मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जो चीज़ें बोर्ड पर लिख रहा हूं इसे आपको उतारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप क्लास में मेरे साथ बने रहिए, पूरा दिमाग यहाँ रखिए, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जहाँ भी लिखना होगा मैं एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज़ों आपको लिखवाऊंगा। इन द टाइम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ उसको लपक कर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें लिखनी होंगी मैं आपको बताऊँगा, जो यहाँ पर ये चीज़ें राइट डाउन करिए और उसे बेहतर तरीके से लिखवाऊँगा। तो समझने पर विशेष फोकस कीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं कुछ रोचक फैक्ट आपको दे रहा हूँ। मैं यह फैक्ट यह दे रहा हूँ, जो पृथ्वी के अगर ऊपर से हमें बीच तक पहुँचना है तो हमें लगभग 6000 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। एग्जैक्ट कितना है ये अभी लिखवाऊँगा। अभी सपोज कि अभी सिंपल समझिए, यहाँ लगभग 6000 किलोमीटर ऊपर से दूरी तय करोगे तो आप नीचे बीच तक आओगे। दूसरी बात है, क्या नीचे जाना संभव है? क्या नीचे जाना संभव है? तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के नीचे जाने पर ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं घनत्व बढ़ता हुआ चला जाता है। और घनत्व क्या होता है? तो सिंपल मैं बताऊं, घनत्व आपको हमेशा परेशान कर सकता है, लेकिन मैं आगे के वीडियो में आपको घनत्व इस तरीके से बताऊँगा जो आपको कभी भी घनत्व क्या होता है, इसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, घनत्व बढ़ाना है तो किसी के जो उसके अणु होते हैं उसको आप और पास पास ला दो। देखिए, हर पदार्थ किससे बना होता है? हर पदार्थ अणुओं से बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। अब परमाणुओं से बना है तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पे एक परमाणु है, दोनों पास आएंगे तो जो जितने कस के बंधा होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा। तो नीचे जाते हैं दबाव ज़्यादा बढ़ता है, घनत्व ज़्यादा बढ़ा होता है, माफ़ कीजिए, घनत्व ज़्यादा बढ़ा होता है। तो इसमें नीचे जाने पर घनत्व बढ़ जाता है, तो इसके साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिए कितना बढ़ता है, क्या दर है, सारा क्वेश्चन का पार्ट है, सारा चीज़ लिखवाएंगे। लेकिन यहाँ आपको सिंपल समझना है, नीचे जाने के साथ घनत्व और तापमान दोनों बढ़ता है। इसीलिए अब नीचे जाते जाओगे तो ना आपके लिए जाना संभव होगा, ना दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ है जो इसको खोद सके। क्यों? क्योंकि कठोरता बढ़ती जाती है। यह भी चीज़ें हैं, जितना घनत्व बढ़ाएंगे उतना कठोरता बढ़ेगा। यह बेसिक है, घनत्व बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, कठोरता बढ़ाएगा नीचे जाने के साथ। तो यही कारण है सबसे ज़्यादा नीचे जाने तक का काम आज तक 15 किलोमीटर तक हो चुका है। ये भी अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के लिए यह चीज़ें करी है। हम लोग अधिकतम धरती में 15 किलोमीटर तक ही जाने में सक्षम हुए हैं, वो भी ड्रिल के जरिए, छेद करके, होल करके हम लोग 15 किलोमीटर तक जाने हैं। जब हम लोग बम्पा जो भी बम्मा होता है जिसमें पानी निकालने के लिए चापाकल में होल करते हैं, उसमें हम लोग अधिकतम 1000 मीटर, कितना भी अधिकतम हो तो हम लोग 1000 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर। मैथ में ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे या चल चुकी हैं तो देखेंगे 1 किलोमीटर तक ही जाया जा सकना संभव हुआ है। इसमें भी 200-300 मीटर, 500 मीटर पर पानी मिल जाती है, उसके नीचे वहाँ भी जाना संभव नहीं है और उसके नीचे पानी है भी नहीं।
क्या आपको लगता है आप जितना नीचे खोदेंगे आपको पानी मिलता जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सीमा है, उसके नीचे पानी नहीं मिलती है। कहाँ तक पानी मिलेगा, ऐसा क्यों होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ आप मत जानिए, लेकिन यह चीज़ें तय हैं, आप जितना भी नीचे जाएंगे पानी नहीं मिलेगा, एक सीमा तक ही पानी आपको मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा अधिकतम कितना जाया जा सका है, 15 किलोमीटर तक। इससे ज़्यादा जा सकना संभव नहीं है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी। और किससे खोदोगे? होल करने के लिए आपको कोई फल्ली चाहिए ना, जिस पे मशीन पर बांध कर करोगे, वो फल्ली आपका टूट जाएगा। अब मैं बताऊं आपको, आप लोग मूवी अगर देखते होंगे, सभी को मूवी देखना पसंद होता है इस फेज में ज़्यादा ही, तो अगर मूवी देखे होंगे तो एक मूवी आप लोग देखे होंगे, उसका नाम मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, ग्रेविटी है। हॉलीवुड की मूवी है ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या करता है, देखिए मूवी हमेशा कल्पना पे भी बनी जाती है। जैसे कोई सुपर हीरो हो गया, एवेंजर्स वाली जितनी मूवी है वो सब कल्पना की दुनिया ही तो है। कल्पना करेगा, जो कुछ वैज्ञानिक ऐसा मशीन बनाएंगे जिससे नीचे जाया जा सकता है, एक ऐसा मशीन बनाएंगे जिससे ऊपर आसमान में नहीं, नीचे धरती के नीचे जाया जा सकता है। यह मूवी की जो बात है ये आपको आगे और समझ में आएगी, लेकिन इस मूवी में भी कल्पना करी गई है हम धरती के नीचे जाएंगे, और यथार्थ में यानी सच्चाई में ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है। ये सब चीज़ें तो हो गई आपको संकल्पना के पहलू पे। अब जरा देखिए इसके नीचे जाने पे मिलता क्या है। सिंपल, यहाँ से एक टुकड़ा उठाकर काट लीजिए। तो मैंने कहा जो यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से एक टुकड़ा काट कर निकालता हूँ। यहाँ मैंने इंसर्ट किया इसलिए क्योंकि वहाँ मैं आपको बेहतर समझाता हूँ। तो यहाँ से जो मैंने पिक्चर लिया, यहाँ मैं काट कर इसे निकालता हूँ, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए। यहाँ छोटा है, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो टुकड़ा है, ये पृथ्वी का ही टुकड़ा, यहाँ से उठा करके मैंने यहाँ पे लाया है। सिंपल जो चीज़ें होती हैं मैं आपको बताऊँ, सिंपल जो चीज़ें हैं मैं आपको कहूँ तो ये जो भूगर्भ की संरचना है, इसको 3 परत में बांटा जाता है। 3 परत है इसमें। सिंपल समझिए, अब एग्जाम के पूरा लिहाज से आगे हैं, पूरा समझने की बात आप है भी, लेकिन अब एग्जाम की बातें चल रही है। एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन, मैंने कहा यहाँ से पृथ्वी का टुकड़ा काटा, यहाँ ले आया। मैंने कहा भूगर्भ में नीचे जब जाते हो तो 3 लेयर मिलते हैं, यानी ऊपर क्या है 0 किलोमीटर, और अभी अभी मैंने कहा है नीचे जाने के लिए, सेंटर तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर, और यह एग्जैक्ट है 6371 किलोमीटर। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने जो अभी तक कुछ नहीं लिखा है, सबसे पहले एक हेडिंग डालिए, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। सबसे पहले आप अपने कॉपी में एक हेडिंग डालिए और उस हेडिंग में लिखिए पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए और लिखिए पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। यह आपका पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, यह आपका हेडिंग है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में आप यहाँ पर छोटा सा एक पृथ्वी बनाइए और यहाँ पर ये एक त्रिभुज बना लीजिए, और इस त्रिभुज को यहाँ पे तीर बनाइए, यहाँ से निकालकर हमने ये ले आया। ये पिक्चर बनाना सभी को कंपलसरी है, कोई भारी नहीं है, आप इसको बनाइए, समझना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से पृथ्वी बनाया, पृथ्वी गोला बनाया, यहाँ एक त्रिभुज बना दिया, और यहाँ से निकालकर आपने ये पिक्चर बना लिया है। इसमें इसी त्रिभुज को बड़ा सा बनाया और इसमें 2 खाना आपने बना लिया। ये चीज़ें सभी लोगों ने बना लिया, मैं आशा करता हूँ। अब हम बता रहे हैं इसमें 3 लेयर हैं, एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ये लेयर। लेयर मीन्स होता है सतह। 3 लेयर आपको मिल चुके हैं। जैसे ही लेयर मिला है तो बताइए इस लेयर का कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं। तो नाम की अगर बात करें तो इस लेयर को कहा जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है, क्रस्ट। देखिए बोर्ड पे आपको लिखने में आसानी होगी, क्रस्ट, या इसी को हम लोग भूपटल भी हिंदी में बोलते हैं। मेरा अनुरोध है हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे, क्योंकि जितना भी वनडे बोर्ड है वो क्वेश्चन सेट करने वाले किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, या वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। जो दूसरा लेयर है आपको, इसका नाम दिया जाता है मेंटल या प्रवार। ध्यान दीजिए, जो दूसरा लेयर है आपको, इसको बोला जाता है मेंटल या प्रवार। यहाँ दोनों एक ही चीज़ है या के लिए, यानी ये इंग्लिश में मेंटल है और हिंदी में प्रवार है। इंग्लिश में भी सभी लोग इसी तरीके से लिखेंगे ताकि याद करना ज़्यादा आसान हो। जो तीसरा वाला लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं नीफे या कोर।
नीफे या कोर। ध्यान दीजिए, इस कोर को कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में क्रोड़ भी मिल सकता है। कोर या क्रोड़, मैं बता रहा हूँ यह दोनों चीज़ें ही सही है। ये कोर भी होता है और क्रोड़ भी होता है, दोनों ही सही है और उचित है। आप इनमें से दोनों में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे और बात करते हैं। हमने कहा जैसे ही यहाँ पे नाम लिख लिया, तीनों में जो पिक्चर आपने बनाया है, क्रस्ट या भूपटल, मेंटल या प्रवार, नीफे या कोर, इसी तरीके से नाम आप लिख लीजिए। उसमें नाम लिख लिए हैं। इसके बाद अब बताइए, जैसे ही यहाँ 3 लेयर हो चुके हैं तो इन लेयर का अब कुछ ना कुछ नाम होगा या नहीं? तो नाम बिल्कुल होता है, और इस बॉर्डर लाइन का नाम जो है वह है मोहो। ध्यान दीजिए, सिंपल ध्यान दीजिए, अगर ये बॉर्डर है, यहाँ क्रस्ट और मेंटल दोनों अलग अलग परत है, तो इन दोनों परत को विभाजित करने वाला कोई ना कोई बॉर्डर होगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा भारत है और इधर पर पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे भारत है और इधर पाकिस्तान है, तो बताइए कोई बॉर्डर होगा कि नहीं जो दोनों देशों को विभाजित करता है? तो इसी तरीके से बॉर्डर का कुछ नाम भी होता है। तो यहाँ पे अगर क्रस्ट है, यहाँ मेंटल है, तो इसे विभाजित करने वाला ये वाला बॉर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बॉर्डर का नाम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, और इस बॉर्डर को मोहो नाम दिया जाता है। और प्रश्न पूछा जा सकता है जो भूपटल और मेंटल को विभाजित करने वाले बॉर्डर का क्या नाम है, तो इसीलिए इसे जानना जरूरी है। मोहो नाम है इसका, तो आप लोग इस पिक्चर में मोहो भी अपडेट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मेंटल या प्रवार है, तो इसे भी विभाजित करने वाले ये वाले बॉर्डर का कुछ ना कुछ नाम होगा। क्लियर है? तो इस नाम है, यहाँ पे मैं बता दूं, ये नाम है गुटेनबर्ग। बोर्ड पे देखिए और नाम अपने इस पिक्चर में मेंशन कीजिए। इस बोर्ड का नाम है गुटेनबर्ग। यहाँ तक इस पिक्चर में सभी चीज़ अपडेट कर लिया? बहुत धन्यवाद, कर लीजिए जल्दी से, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए अब यहाँ पे मैं बताऊँ, ये पिक्चर बन चुका है हमारा। अब कुछ फैक्ट भी जो मैंने यहाँ पे पिक्चर में बनवाया है, इसी फैक्ट को आप लिख भी लीजिए, ताकि इस पिक्चर को बाद में अगर आपको न समझ में आए तब भी आप लिख सके। चलिए, ये पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। इसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पृथ्वी की, ध्यान दीजिए सभी लोग, पहला पॉइंट लिखिए, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य, यहाँ जो लिखा हुआ है वही, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य पृथ्वी के, हाथ चलाइए सभी लोग, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। सिंपल यही समझाया था ना, यानी भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर जाओ, जो मिलेगा वही हुआ। तो यही पॉइंट आपने लिख लिया है। दूसरा पॉइंट लिखिए यहाँ पे, दूसरा पॉइंट इसी तरीके से पॉइंट पॉइंट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए इसे 3 परतों में विभाजित किया जाता है। इसे 3 परतों में विभाजित किया जाता है। 3 परतों में विभाजित किया जाता है। 3 परतों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी विभाजित करते हैं। तो इसी को लिखिए, 3 परतों में विभाजित किया जाता है। और जब लास्ट में है लिखिए तो यहाँ पर अर्धविराम लगाइए, ठीक है। यहाँ पे सेमी फुल स्टॉप लगाइए आप। 3 परतों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसमें पहला लिखिए यहाँ पे वही वाला, क्रस्ट या भूपटल। पिक्चर मैं आशा करता हूँ सभी लोग बनाएंगे, नहीं बनाए होंगे तो आप वीडियो पॉज करके पूरा पीछे जाइए और इस पिक्चर को बनाइए पहले। तो मैं कहता हूँ इसको लिखना भी चाहिए, जो मैं कहूँगा जो इसे कर लो उसे प्लीज़ कर ही लेना, वो फ़ायदेमंद है। 3 परतों में विभाजित किया जाता है, अर्धविराम लगाइए। पहला हो गया क्रस्ट या भूपटल, फिर दूसरा लिखिए मेंटल या प्रवार, मेंटल या प्रवार, और तीसरा हो गया आपका वहाँ पे नीफे या कोर, नीफे या कोर। यह 3 परत हो गए, ठीक है।
अब यहाँ पे इसमें ही पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये सेमी पॉइंट हो गया। देखिए इससे थोड़ा सा यहाँ राइट साइड में करेंगे या ताकि ये इसके अंदर में पॉइंट बनाया गया है। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट में लिखिए, इस पॉइंट में लिखिए भूपटल और मेंटल को, भूपटल लिखिए यहाँ पे, भूपटल और मेंटल को, भूपटल और मेंटल को विभाजित करने का काम, भूपटल या मेंटल को विभाजित करने का काम, भूपटल या मेंटल को विभाजित करने का काम, विभाजित करने का काम मोह असंबद्धता करता है, मोह असंबद्धता करता है। भूपटल और मेंटल को विभाजित करने का कार्य मोह असंबद्धता करता है। लिख लिया ये चीज़ें, लिखिए भूपटल मेंटल को विभाजित करने का कार्य मोह असंबद्धता करता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने शब्द का उच्चारण किया यह है असंबद्धता, असंबद्धता, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है, असंबद्धता। इसको कहीं कहीं पर आपको असांतत्यता भी मिल सकता है, कहीं कहीं इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र की बात करी जाती है। ध्यान दीजिए, जरा समझिए ये शब्द क्या है। हिंदी अगर चली होगी या हिंदी वाले सर आपको बताएंगे। देखिए संबद्ध क्या होता है, लगातार को संबद्ध बोलते हैं। सांतत्य मीन्स भी लगातार होता है, और असंतत्य या असंबद्ध मतलब जो लगातार नहीं है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर क्रस्ट है और यहाँ पे मेंटल है, तो जो क्रस्ट को लगातार होने से रोकता है, जो लगातार होने के बीच में बॉर्डर लाइन है, इसी को तो असंबद्धता बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझने की बात है, लुसेंट जैसे पुस्तकों में आप जाते हैं तो मुँहों के लिए बड़े बड़े नाम आपको मिलते हैं। मेरा अनुरोध है उनको बिल्कुल इग्नोर करिए, और जो मैं यहाँ पे मोहू नाम बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नाम है, और इसी का फुल फॉर्म कहीं भी मिले इस पीछे नहीं जाना है। मोहों के आगे में दरअसल पता है यह नाम कैसे निर्धारित की जाती है, तो ये भूगोलवेत्ताओं के नाम पर होता है। तो मोहों के आगे उनका पूरा नाम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना एग्जाम में उस तरीके से आएगा, और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मोहों असंबद्धता या सिर्फ मोहों नाम याद करिए और यह आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा भूपटल और मेंटल को विभाजित करने का कार्य मोहों असंबद्धता करता है। एक चीज़ आपसे और अनुरोध है, जब तक इस ज्योग्राफी की क्लास आप कर रहे हैं आप कोई भी साइड बुक करने से बचिए, खासकर लुसेंट जैसे पुस्तक को। मैं आपको क्लासेस में आगे बताऊंगा लुसेंट जैसे पुस्तकों में कुछ कुछ कहीं पर क्या सीमाएं हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा अनुरोध है जब तक ये कर रहे हैं थोड़ा विश्वास कीजिए अपने सुमन सर पे, और यहाँ पे किसी भी साइड पुस्तक को आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले पूरी तरीके से दिमाग खाली करके आप हमारे लेक्चर्स को सुनिए और आगामी लेक्चर्स को सुनिए। उसके बाद तो फिर पूरा आपके पास सब समय बचा हुआ है बुक पढ़ने के लिए। बाकी आपका जो एक्सेलेंट एकेडमी है इसमें मैं हमेशा जुड़ा हूँ, आप यहाँ पर मुझसे भी संवाद कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या नज़र आती है तो। लेकिन विश्वास के साथ किसी भी साइड पुस्तक को साइड करके आप इन चीज़ों को पूरे दिमाग में बैठाइए और ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिखिए मेंटल और नीफे को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखिए मेंटल और नीफे को, मेंटल और नीफे को, मेंटल और नीफे को, मेंटल और नीफे को, मेंटल और नीफे को विभाजित करने का कार्य, विभाजित करने का कार्य गुटेनबर्ग असंबद्धता करता है। मेंटल और नीफे को विभाजित करने का कार्य गुटेनबर्ग असंबद्धता करता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता करता है। सिंपल पिक्चर लिखा, ध्यान दिया, ये नोट्स बनाया। अब देखिए एग्जाम के समय क्या होगा। एग्जाम के समय जैसे ही आप इस पिक्चर को देखेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं होती है तो आप इस नोट्स को देख सकते हैं, यहाँ भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, जैसे क्रस्ट है ना, मेंटल है, नीफे है, तो अब क्या करना है, क्रस्ट को भी हेडिंग बनाना है और इसकी विशेषता लिखनी है क्या क्या होती है। 4 चीज़ें जरूर से ज़रूर लिखनी होती है। एक इसकी गहराई कितनी है, एक लिखना होता है इसमें तत्व कौन कौन से मिलते हैं, एक इसकी विशेषता कुछ और आ रही है तो वो लिखना है, और एक इसके बॉर्डर का नाम तो इम्पोर्टेंट होता ही है।
ठीक है, यानी इसमें जो परत अगर आएंगी तो उनके भी बॉर्डर के नाम। ये 4 चीज़ें हमें क्रस्ट के बारे में भी जाननी होती है, मेंटल के बारे में और नीफे के बारे में भी जाननी होती है। इसमें जानने के लिए अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है, कहाँ से ज्वालामुखी आती है, ये सारी की सारी चीज़ें भूगर्भ से ही हैं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता करना है। लेकिन आज थोड़ी समय अधिक हो चुकी है, तो हम लोग अगले क्लास में इन चीज़ों को साथ जानना आगे कर रखेंगे। तो हमें आशा है इन चीज़ों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिपीट करिए, और फिर से जो हम अगले क्लास में मिलेंगे उसमें चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और सारे फैक्ट जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है उसे कलेक्ट करेंगे, समझेंगे और ये आपके लिए होगा। चलिए, चर्चा में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।